स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के उस दौर की गहराई में उतर रहे हैं जब आज़ादी की लड़ाई कुछ पढ़े लिखे लोगों की बैठकों से निकलकर पूरे देश की गलियों और खेतों तक पहुंच गई। बिल्कुल। और हमारे पास जो नोट्स हैं वो हमें 1914 से 1942 के बीच की कहानी बताते हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जिसमें एक साम्राज्य को हिलाने की शुरुआत हुई, एक दूर देश की लड़ाई, एक नए टैक्स और मुट्ठी भर नमक से। यही तो दिलचस्प बात है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत जो खुद को अपराजय मानती थी, उसे पहली बार लगने लगा कि उसका सूरज डूब सकता है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है महात्मा गांधी। जब वो भारत आए तो उन्होंने राजनीति का, आप कह सकते हैं, पूरा खेल ही बदल दिया। सही। ये सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये रणनीतियों के बनने और बिगड़ने की कहानी है। हम देखेंगे कि सत्याग्रह और असहयोग जैसे विचार कैसे पैदा हुए और कैसे हर हिंदुस्तानी ने इनका अपने तरीके से मतलब निकाला। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विश्व युद्ध से। सुनने में तो यही लगता है कि ये लड़ाई यूरोप में हो रही थी। इसका आम भारतीय की जिंदगी से क्या लेना देना था और बहुत गहरा था। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ा। कैसे? देखिए, अंग्रेजों ने जंग का सारा खर्चा निकालने के लिए भारत पर जबरदस्त टैक्स लगा दिए और यहीं पहली बार इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। अच्छा। हाँ, तो आप सोचिए, एक आम इंसान जो पहले ही मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था, उस पर अचानक एक नया बोझ डाल दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1913 से 1918 के बीच यानी जंग के 5 सालों में चीजों के दाम लगभग दोगुने हो गए थे। दोगुने। और ऊपर से गांवों से नौजवानों को पकड़ पकड़कर फौज में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। हर तरफ से मुसीबत। और इसी माहौल में 1918-21 के बीच अकाल और इन्फ्लुएंजा की महामारी ने कहर बरपा दिया। लाखों लोग मारे गए। चारों तरफ गुस्सा था, बेचैनी थी। लोगों को लग रहा था कि मौजूदा नेता कुछ नहीं कर पा रहे। उन्हें एक नई आवाज, एक नए रास्ते की तलाश थी। और वही आवाज बनकर आए महात्मा गांधी। 9 जनवरी 1915 वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, लेकिन वो अकेले नहीं आए। अपने साथ एक ऐसा हथियार लेकर आए जिसका अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं था। सत्याग्रह। हाँ, सत्याग्रह। ये सत्याग्रह आखिर था क्या? सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है। देखिए, सत्याग्रह का विचार असल में बहुत क्रांतिकारी था। गांधी जी कह रहे थे, हमें हथियारों की जरूरत नहीं है, हमारा सच ही हमारा हथियार है। इसका मूल सिद्धांत था कि अगर आप सही मकसद के लिए लड़ रहे हैं तो आपको सामने वाले पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप शांति से, दृढ़ता से अन्याय का सामना करेंगे और कष्ट सहेंगे ताकि अत्याचारी का दिल बदल जाए। ये शारीरिक बल के बजाय नैतिक बल की लड़ाई थी। तो गांधी जी ने भारत आते ही अपने इस नए हथियार को आजमाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत तो दक्षिण अफ्रीका से बहुत अलग था। उन्होंने इस विचार को यहाँ की जमीन पर कैसे उतारा? उन्होंने छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों से शुरुआत की। ये एक तरह से उनके पायलट प्रोजेक्ट्स थे। जैसे 1917 में बिहार के चंपारण में, वहां अंग्रेज बागान मालिक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। गांधी जी वहां गए और ये नहीं कि जाते ही धरना शुरू कर दिया। नहीं, उन्होंने पहले महीनों तक जांच पड़ताल की, हजारों किसानों के बयान दर्ज किए। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित आंदोलन था। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को राहत मिली। चंपारण की सफलता ने पूरे देश को दिखा दिया कि ये नया तरीका काम करता है। और इसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद में भी? हाँ, 1918 में गुजरात के खेड़ा में लगान माफी के लिए किसानों का और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की तनख्वाह के लिए सफल सत्याग्रह किए। इन जीतों ने गांधी जी को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर दिया जो जमीन पर नतीजे दे सकता था। तो गांधी जी के ये तरीके काम कर रहे थे और लोग उनसे जुड़ रहे थे। जाहिर है अंग्रेजी हुकूमत को ये देखकर चिंता तो हुई होगी। चिंता से कहीं ज्यादा वो घबरा गए थे। उन्हें लगा कि अगर ये तरीका फैल गया तो उनका राज करना मुश्किल हो जाएगा। और इसी घबराहट में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। रॉलेट एक्ट? हाँ, 1919 में रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून पास किया, जिसे काला कानून कहा गया। इसे ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये कानून सरकार को बेहिसाब ताकत देता था। वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। 2 साल तक बिना मुकदमे के? जी, ये तो सीधे सीधे लोगों के बुनियादी हक छीनने वाली बात थी। इसीलिए लोगों ने इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा। और इसी काले कानून के विरोध ने हमें इतिहास के सबसे भयानक दिनों में से एक तक पहुंचाया। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। उस दिन बैसाखी थी, अमृतसर का सबसे बड़ा त्योहार। बाग में हजारों लोग जमा थे, कुछ त्योहार मनाने, कुछ रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण विरोध करने।
कई लोग तो आसपास के गांव से आए थे जिन्हें शायद पता भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा है। बिल्कुल, उन्हें ये जानकारी ही नहीं थी कि सभा करना मना है। और तभी जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ वहां पहुंच गया। हमारे नोट्स के मुताबिक उसने बाग से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद करवाया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। और गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गई। सैकड़ों लोग मारे गए। बाग के अंदर का कुआं शहीदी कुआं बन गया क्योंकि लोग गोलियों से बचने के लिए उसमें कूद पड़े थे। बाद में जब डायर से पूछा गया तो उसने साफ कहा कि उसका मकसद भीड़ को तितर-बितर करना नहीं था। नहीं, उसका मकसद था सत्याग्रहियों के मन में दहशत पैदा करना। वो सत्याग्रह के विचार को ही कुचल देना चाहता था। इस घटना का जो सदमा लगा होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति ने उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, वो उपाधि जो अंग्रेजों ने ही दी थी। ये एक इशारा था कि अब अंग्रेजों और भारतीयों के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल चुका था। बिल्कुल, और महात्मा गांधी के लिए ये एक निर्णायक मोड़ था। उनका अंग्रेजों के इंसाफ से पूरी तरह भरोसा उठ गया। उन्हें समझ आ गया कि अब चिट्ठियां लिखने से कुछ नहीं होगा। अब एक बड़े और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जरूरत थी। हाँ, और यहीं से असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। तो ये भारत का पहला बड़ा मास मूवमेंट बनने वाला था। गांधी जी ने इसकी तैयारी कैसे की? उन्होंने अलग अलग समूहों को एक साथ लाने के लिए क्या किया? उन्होंने एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव खेला। उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। खिलाफत आंदोलन जो भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था? हाँ, जो तुर्की के खलीफा के सम्मान के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी ने इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा मौका देखा। और असहयोग का मतलब क्या था? बस सरकार की बात ना मानना। इसका विचार बहुत सीधा और शक्तिशाली था, जो उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा था। उनका तर्क था कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए चल रहा है क्योंकि भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। अच्छा। हमारे ही लोग उनकी पुलिस में हैं, उनकी अदालतों में हैं, उनके स्कूलों में हैं। अगर हम सब भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो ये राज 1 साल के अंदर ढह जाएगा। और लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी? जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, लोगों ने अपनी सरकारी उपाधियां लौटा दी और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। हाँ, ये आंदोलन शहरों से निकलकर गांवों और कस्बों तक पहुंच गया। पहली बार लग रहा था कि पूरा देश एक साथ खड़ा है। लेकिन फिर यह आंदोलन अचानक रोक दिया गया। 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा। वहां ऐसा क्या हुआ था? चौरी चौरा गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण जुलूस और पुलिस के बीच झड़प हो गई और गुस्से में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। लेकिन एक घटना के लिए पूरे देश का आंदोलन रोक देना उस समय के कई नेताओं को भी एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल लगी होगी। बिल्कुल, बहुत आलोचना हुई। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सब हैरान थे। लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, ये उनका अटूट सिद्धांत था। सही। उन्हें लगा कि देश अभी बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, लोग अहिंसा का मतलब नहीं समझे हैं। इस हिंसा से उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन भले ही अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, लेकिन इसने एक बहुत जरूरी काम किया। इसने स्वराज के विचार को हिंदुस्तान के कोने-कोने तक पहुंचा दिया। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि स्वराज का मतलब सबके लिए एक नहीं था। मतलब? और यही राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती और खूबसूरती दोनों थी। जब स्वराज का नारा अवध के किसानों तक पहुंचा, जिनका नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे, तो उनके लिए इसका मतलब था जमींदारों के शोषण और भारी लगान से आजादी। और आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों के लिए वहां अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लोगों ने गांधी जी के संदेश का मतलब निकाला कि अब गांधी राज आ गया है, कोई टैक्स नहीं देना होगा और जंगल पर फिर से उनका हक होगा। अच्छा। इसी तरह असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों से बाहर अपनी मर्जी से आने जाने की आज़ादी, अपने गांव वापस जाने की आज़ादी, जिससे अंग्रेजों ने उन्हें एक कानून के तहत रोक रखा था। बिल्कुल। तो हर कोई अपनी अपनी लड़ाई को स्वराज के बड़े सपने से जोड़ रहा था। तो इन सभी अलग अलग उम्मीदों को एक साथ एक मंच पर लाना ही सबसे बड़ा काम था। असहयोग आंदोलन के बाद कुछ साल शांति रही। फिर अगली बड़ी लहर कहां से शुरू हुई? अगली लहर शुरू हुई 1928 में साइमन कमीशन के विरोध से। साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक भविष्य पर रिपोर्ट बनाने के लिए कमीशन बनाया, लेकिन मजाक ये था कि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे।
ये तो जाहिर तौर पर अपमानजनक था। भारत का भविष्य तय करने वाले थे, बिना किसी भारतीय से पूछे। बिल्कुल। पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा। जहां भी कमीशन गया, साइमन गो बैक के नारों से उसका स्वागत हुआ। और इसी विरोध के माहौल में दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। पूरी आज़ादी। पूरी आज़ादी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय हो गया। ये एक बहुत बड़ा और अमूर्त लक्ष्य था। इसे जमीन पर उतारने के लिए, लोगों को इससे जोड़ने के लिए गांधी जी का अगला कदम क्या था? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था। हमारे नोट्स कहते हैं कि उनका अगला कदम था नमक बनाना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। एक साम्राज्य को आप मुट्ठी भर नमक से कैसे चुनौती दे सकते हैं? यही गांधी जी की राजनीतिक प्रतिभा दिखती है। उन्होंने एक ऐसी चीज चुनी जो हर भारतीय की जिंदगी का हिस्सा थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान। नमक। सही। अंग्रेजी सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर अपना एकाधिकार कर रखा था और उस पर टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने कहा कि ये प्रकृति की दी हुई चीज पर सबसे अमानवीय टैक्स है। तो उन्होंने इस छोटे से मुद्दे को पूरे देश की लड़ाई का प्रतीक बना दिया। हाँ, उन्होंने वाइसरॉय इरविन को एक खत लिखा जिसमें 11 मांगे थी और कहा कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो वो नमक कानून तोड़ेंगे। और इरविन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बिल्कुल नहीं। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट के लिए पैदल निकल पड़े। ये दांडी मार्च सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, है ना? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मीडिया इवेंट था। 24 दिनों तक 240 मील की इस यात्रा पर पूरे देश और दुनिया की नजर थी। गांधी जी जहां रुकते, हजारों लोग उन्हें सुनने आते। और 6 अप्रैल को जब वो दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया, तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक काम नहीं था। ये अंग्रेजी कानून की सविनय अवज्ञा थी, मतलब शांति से कानून को तोड़ना। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद तो पूरे देश में लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी दफ्तरों के सामने धरने दिए, विदेशी सामान का बहिष्कार किया। हाँ, और सरकार ने फिर से दमन का रास्ता अपनाया। करीब 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद 1931 में गांधी-इरविन समझौता हुआ। हाँ, जिसके तहत आंदोलन रोका गया और गांधी जी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए। लेकिन वहां बात नहीं बनी। वो खाली हाथ लौटे और आंदोलन दोबारा शुरू किया गया। पर तब तक वो पहले वाली रफ्तार खो चुका था। हाँ, और 1934 तक धीरे धीरे खत्म हो गया। अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो ये आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। इस दौर में आज़ादी की लड़ाई के अंदर भी कुछ गहरे मतभेद और चुनौतियां थीं। बिल्कुल, और हमारे स्रोत 2 बड़ी चुनौतियों की तरफ इशारा करते हैं। पहली चुनौती थी दलित समुदाय की अपनी चिंताएं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हाँ, उनका मानना था कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी से दलितों की सामाजिक स्थिति नहीं सुधरेगी। उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की ताकि उनके असली प्रतिनिधि चुनकर आ सकें। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। क्यों? गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। उनका मानना था कि ये सामाजिक सुधार से हल होने वाली समस्या है, राजनीतिक बंटवारे से नहीं। इसी मुद्दे पर दोनों नेताओं में गहरे मतभेद हुए और गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंत में 1932 में दोनों के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गईं, लेकिन चुनाव संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था। और दूसरी बड़ी चुनौती क्या थी? दूसरी बड़ी चुनौती थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ती दूरी। भविष्य के भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, इस सवाल पर सहमति नहीं बन पा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल जैसे नेता, हाँ, वो मुसलमानों के राजनीतिक हितों को लेकर चिंतित थे। ये वो दरार थी जो आगे चलकर बहुत गहरी हो गई। तो एक तरफ ये बंटवारे की चिंताएं थीं और दूसरी तरफ देश को एक करने की कोशिश भी चल रही थी। इन कोशिशों में प्रतीकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, राष्ट्रवाद को महसूस करने के लिए, उसे देखने के लिए प्रतीकों की जरूरत होती है, जैसे भारत माता की छवि, जिसे पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सोचा था। और बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने उसे एक शांत, गंभीर बेवी जैसी तस्वीर में ढाला। ये तस्वीर लोगों को ये एहसास कराती थी कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी माँ है। और वंदे मातरम गीत भी तो था। हाँ, वंदे मातरम गीत स्वदेशी आंदोलन के दौरान एकता का नारा बन गया। और फिर आया हमारा तिरंगा झंडा। 1921 में गांधी जी द्वारा तैयार किया गया स्वराज ध्वज। बिल्कुल, लाल, हरा और सफेद, जिसके बीच में एक चरखा था। ये चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक था।
इस बात का कि हम भारतीय अपना काम खुद कर सकते हैं। झंडा हाथ में लेकर चलना अंग्रेजी शासन को एक खुली चुनौती थी। तो हमने पहले विश्व युद्ध के दबाव से लेकर असहयोग और सविनय अवज्ञा तक का एक लंबा सफर देखा। ये कहानी आखिर में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंचती है, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ और जिसे एक ऐसा जन आंदोलन कहा जाता है जिसमें कोई बड़ा नेता नहीं था। और छात्र, मजदूर, किसान सबने अपने आप हिस्सा लिया। 1914 से 1942 तक का ये सफर एक अविश्वसनीय बदलाव को दिखाता है। ये एक ऐसी लड़ाई की कहानी है जहां रणनीतियां लगातार बदली, जहां गलतियां हुई और उनसे सीखा गया। ये कहानी है एक बहुत विविध देश को कुछ शक्तिशाली प्रतीकों के जरिए एक साथ लाने की। और साथ ही ये कहानी आज़ादी के एक बड़े सपने के अंदर अलग अलग समुदायों की जटिल और कभी-कभी एक दूसरे से टकराती हुई उम्मीदों को भी सामने रखती है। इन सभी स्रोतों को देखने के बाद एक बात बहुत साफ उभर कर आती है कि कैसे अलग-अलग समूहों के लिए किसान, आदिवासी, मजदूर, दलित, स्वराज या आज़ादी का अपना एक अलग मतलब था। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी मिलने के बाद से लेकर आज तक भारत में अलग-अलग समुदायों के लिए आज़ादी के मायने कैसे बदलते और विकसित होते रहे हैं।